हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मजे में होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आपको सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा। वैसे तो आपका जो सीए फाउंडेशन का पेपर 2 है, तो जो पेपर 2 है उसका जो नेम है अपना, वो आपका बिजनेस लॉ एंड रिपोर्टिंग है, जिसमें बिजनेस लॉ आपका 60 मार्क्स का आएगा एंड रिपोर्टिंग आपका 40 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ बिजनेस लॉ, रिपोर्टिंग में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। यानी जो पेपर 2 है आपका 60 मार्क्स का जो आएगा बिजनेस लॉ, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार अपन जरा चर्चा करते हैं आज कि बिजनेस लॉ के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन से जो है टॉपिक जो है वो कौन कौन से अपने को देखने हैं, सिलेबस में अपने को क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, अपन देखते हैं कि ये लॉ टॉपिक जो है अपन पढ़ते क्यों हैं सीए में, आखिर सीए का लॉ से क्या वास्ता होता है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो अपन बोलते हैं बिजनेस लॉ का वास्ता होता है वो एक सीए का ही होता है। आज मान लीजिए किसी भी पर्सन को बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉ है, इनकम टैक्स हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, अपना जीएसटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, किसी भी तरह का कोई उसको डाउट आता है, किसी भी पर्सन को अपने भारत में कोई उसको एडवाइस चाहिए कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे को जो है वो किसी ने बिजनेस में ऐसे ऐसे चीट कर दिया, मैं कैसे उस पर एक्शन ले सकता हूं, क्या इसकी रेट्स होगी, तो वो कौन बताएगा? वो एक उसको बिजनेस लॉ का जो एक प्रोफेशनल बंदा है वही बताएगा। और बिजनेस लॉ का जो एक्सपर्ट नॉलेज होता है वो किसको होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही होता है। इसलिए आपको बिजनेस लॉ सब्जेक्ट जो है वो आपके करियर में बहुत काम आने वाला है। सीए बनने के बाद में आपको बिजनेस लॉ की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आप क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दोगे तो किस बेसिस पे दोगे? जब आपको इन सारे लॉस का, बिजनेस से रिलेटेड लॉस का अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए लॉ हमारे अपने पूरे सीए की जर्नी में बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। अब जरा अपन देखते हैं कि जो सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ है उसमें कौन कौन से एक्ट्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, जो सीए फाउंडेशन का जो आपका पेपर होगा बिजनेस लॉ का, उसके अंदर टोटल 5 एक्ट्स जो है वो आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो एक्ट होगा नंबर 1, वो आपका होगा इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये अपन सबसे पहला एक्ट जो है वो पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। सेकंड जो अपन पढ़ेंगे, अपने को जो पढ़ना है सिलेबस में, वो अपने को पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेकंड एक्ट अपने को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ना है। थर्ड अपन पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फोर्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट 2008 भी अपन इसको कहते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स अपन कंपनीज एक्ट का बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन यहां पे केवल दिया हुआ है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का मेन डिस्कशन आपके सीए इंटर और सीए फाइनल में है। कंपनीज एक्ट 2013 का कुछ बेसिक डिस्कशन, बेसिक प्रोविजंस ही यहां पे आपको पढ़ने हैं, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये पांचों एक्ट्स मिला के आपके एग्जाम में 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अच्छा सर, कौन कौन से एक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? फ्रेंड्स, जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आईसीआई पूछता है, 15 मार्क्स के। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आपका लगभग लगभग कितना क्वेश्चन आते हैं, वो पास्ट में जो पेपर हुए हैं उसके बेसिस पे अपन देख रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लगभग लगभग आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आप मान लीजिए 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट से आपके जो है वो 13 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एलएलपी एक्ट से आएंगे। ये जो एस्टिमेशन लगाया है,
आईसीआई ने सिर्फ ये बता रखा है इन 4 एक्ट से हम 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे और कंपनीज एक्ट से हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो एस्टिमेशन लगाया है हमने, इनका चारों में से किसका कितना आएगा ये कुछ बता नहीं रखा है, लेकिन प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर देख के हमने ये आइडिया लगाया है। लेकिन फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अपन सीए की तैयारी कर रहे हैं और सीए की तैयारी में किसी भी तरह की चीज को छोड़ना बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। इसलिए आपको सारे टॉपिक, सारे एक एक वर्ड जो है वो आपका लॉ का पढ़ के आपको जाना है। अच्छा सर, बिल्कुल हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा ही करेंगे। तो ये अपने जो है वो बिजनेस लॉ के कंटेंट की आपकी बात हो गई कि सिलेबस में हमारे क्या क्या कंटेंट जो है वो हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न जो है वो आपका कैसा रहने वाला है। पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहेगा फ्रेंड्स, ये जो आपका बिजनेस लॉ का पेपर होगा, बिजनेस लॉ आपका सीए फाउंडेशन के अंदर, फ्रेंड्स बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन जो होगा आपका पेपर, उसके अंदर आपका कंप्लीटली जो पेपर है वो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। सब्जेक्टिव बेस्ड जो है वो पैटर्न पर आपका पेपर पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी ध्यान रहे, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे आपके। एप्लीकेशन मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दे देंगे, किसने इसके साथ ऐसा किया, बताइए अब क्या होना चाहिए। डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन जैसे इसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो कम पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेपर जो होगा, मोस्ट ऑफ द पेपर वो आपका फ्रेंड्स जो है वो कहां से होगा, वो मोस्ट ऑफ द पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेंड्स पूछा जाएगा। ज्यादातर पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाएगा। अच्छा सर, हाँ बेटा। तो अब चलिए अपन जो है वो इसमें देखते हैं कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है। तो फ्रेंड्स जो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है उसमें आप मानिए कि आपके टोटल जो है वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन वो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया उसका ए पार्ट है, उसका बी पार्ट है, उसका सी पार्ट है। ठीक है, जैसे ए पार्ट आपका 4 नंबर का हो गया, बी पार्ट आपका 4 नंबर का हो गया, सी पार्ट आपका 4 नंबर का हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, इसके पार्ट्स बने हुए रहेंगे ए बी सी, तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अच्छा सर, अब मैं आपको जरा बता देता हूं कि अपना टीचिंग पैटर्न क्या रहेगा फ्रेंड्स। टीचिंग पैटर्न अपना क्या रहने वाला है, अपने पूरे बिजनेस लॉ की जर्नी के अंदर टीचिंग पैटर्न अपना क्या रहेगा फ्रेंड्स। आपको जो सीए की डिग्री है वो कौन देगा, आपको सीए की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देगा, आईसीएआई देगा। तो जो इंस्टीट्यूट, जो संस्थान आपको सीए की डिग्री दे रहा है, आप बताइए क्या उससे बढ़िया बुक्स किसी और की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बुक्स जो है वो निकाल रखी है। तो उससे बढ़िया बुक और कुछ नहीं हो सकती। तो हम स्ट्रिक्टली जो है वो आईसीएआई का, स्ट्रिक्टली फ्रेंड्स आईसीआई का जो पैटर्न है, या स्ट्रिक्टली जो हमारी आईसीआई का बुक जो है वही हम क्या करेंगे, फॉलो जो है वो करेंगे। और इधर उधर के कहीं नोट्स, कोई रेफरेंस बुक्स हम फॉलो नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली हमें आईसीआई की बुक्स ही फॉलो करनी है। अच्छा सर, हाँ बेटा बिल्कुल। चलिए अब हम इधर उधर की बातें किए बिना आज जो है वो सबसे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ाऊंगा। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको आईसीएआई की बुक से पढ़ाऊंगा, लेकिन आईसीएआई की बुक का भी कौन सा एडिशन से अपन पढ़ेंगे। तो आईसीएआई की बुक के अपन फरवरी 2019 के एडिशन से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो आप एक बार आईसीआई की बुक आपके पास होगी बिजनेस लॉ की, आप उसको ओपन करिए, उसके इनिशियल पेज पे आप देख लिए फरवरी 2019 का वो एडिशन होना चाहिए फ्रेंड्स। अपन जो पढ़ रहे हैं फरवरी 2019 के एडिशन से पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास जो बुक है वो फरवरी 2019 की है या नहीं है। सर हमने चेक कर लिया, हमारे पास जो है वो फरवरी 2019 की ही बुक है। चलिए बेटा बिल्कुल अच्छी बात है। अब जो है वो फ्रेंड्स अपन देखने जाते हैं। चलिए आज अपन अब बिना कोई बात किए हुए अपना जो है वो टॉपिक जो है वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला एक्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो अंग्रेजों के जमाने में आया था। जब ब्रिटिशर्स हमको रूल किया करते थे तब उन्होंने जो है वो ये एक्ट बनाया था।
और जब ये एक्ट आया था तो इस एक्ट के अंदर टोटल देयर वर 11 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हुआ करते थे फ्रेंड्स? 11 चैप्टर्स इसमें हुआ करते थे। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्शंस आपस में सिमिलर होती है, कुछ प्रोविजन सिमिलर होते हैं, उनको मर्ज करते हुए चैप्टर बना देते हैं अपन, जैसे चैप्टर 1 2 3 सिमिलर प्रोविजंस को मर्ज करते हुए, ताकि लॉ पढ़ने में आसानी हो जाए कि अच्छा ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, इस तरह से। अब बाद में क्या हुआ कि 1930 में इनको ऐसा लगा कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक चैप्टर ऐसा है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बिल्कुल ही अलग है, तो उसको एक चैप्टर को इन्होंने वहां से रिमूव कर दिया और उसका एक सेपरेट एक्ट बना दिया इन्होंने, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फ्रेंड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में एक चैप्टर इन्होंने यहां से रिमूव किया और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया। उसके बाद में 1932 में एक चैप्टर और रिमूव किया गया, क्योंकि इनको लगा कि यार ये जो चैप्टर है इसका भी एक सेपरेट एक्ट होना चाहिए, और एक अलग से एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो दोनों एक्ट है हमारे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हुआ करते थे। तो अब जो है वो टोटल आपके कितने चैप्टर्स रह गए? रिमेनिंग 9 चैप्टर्स आपके रह गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। लेकिन फ्रेंड्स, आपके जो 6 चैप्टर्स हैं वही आपके सीए फाउंडेशन के अंदर है। 6 चैप्टर्स आपके सीए फाउंडेशन में। सर, बाकी के 3 चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ाएगा क्या आईसीआई? क्या आधा अधूरा नॉलेज देगा क्या हमें? नहीं बेटा, बाकी के 3 चैप्टर्स भी पढ़ाएगा। बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपके सीए इंटर में आईसीआई पूछेगा आपसे। तो ये जो बाकी के 3 चैप्टर्स होंगे वो आपको सीए इंटर में देखने हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन में और 3 चैप्टर आपके सीए इंटर में है। तो हमारे पास 6 चैप्टर हमको पढ़ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पहला चैप्टर हमारा शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, आपके सामने आपको दिख गया होगा यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सभी मेरे प्यारे दोस्त, आईसीआई की जो बुक है उसमें यूनिट नंबर 1 आपको शुरू में मिल गया होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो यूनिट ओवरव्यू बता रखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, वो तो जैसे जैसे आता रहेगा अपन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 1.2 पे। फ्रेंड्स, पेज नंबर 1.2 पे सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। पेज नंबर 1.2 पे मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, पेज नंबर है हमारा 1.2 पे। हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वो है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ नोट कर सकते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट को। एक छोटी सी कोई कॉपी आप लॉ की अपने साथ यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, हालांकि वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीआई की बुक से, लेकिन कुछ चीजें जो आपके बाद में आपको हेल्पफुल रहेगी तो वो आप या तो बुक के साथ साथ, बुक में साथ साथ, या फिर कोई अलग से कॉपी में आप छोटी सी आप नोट कर सकते हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आता है? प्रपोजल आता है। क्या आता है? प्रपोजल आता है, या जिसको हम कहते हैं ऑफर आता है। प्रपोजल आता है या ऑफर आता है। जैसे मैंने आपको प्रपोजल दिया, ऑफर दिया कि बेटा ये पेन आप 50 रुपीज में परचेज करोगे क्या? तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, मैंने आपको क्या दिया? ऑफर दिया, और आपने उस प्रपोजल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा हाँ सर, आप यदि हमें पेन दे रहे हो तो हम नहीं खरीदें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने मेरे प्रपोजल को, आपने मेरे ऑफर को क्या कर लिया दोस्तों? एक्सेप्ट कर लिया। फ्रेंड्स, जैसे ही प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? प्रॉमिस बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है वो अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर आता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पेन क्या आप 50 रुपीज में परचेज कर रहे हो क्या? आपने उस प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा हाँ सर, हम ये पेन जरूर 50 रुपीज में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने मेरा प्रपोजल ऑफर एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस बन गया। फ्रेंड्स, अब प्रॉमिस में क्या हो? प्रॉमिस में फ्रेंड्स क्या हो? कंसीडरेशन हो। फ्रेंड्स, प्रॉमिस में क्या हो? कंसीडरेशन हो। सर, ये कंसीडरेशन क्या होता है? बेटा, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में कुछ हमको मिल रहा है, वही कंसीडरेशन है। जैसे इस प्रॉमिस में मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसीडरेशन वो 50 रुपीज है जो आप मुझे दोगे, और आपके लिए कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न क्या है? ये
पेन है। तो प्रॉमिस में फ्रेंड्स बताओ क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया। तो फ्रेंड्स बताओ वो चीज क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारी एग्रीमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है, एग्रीमेंट बन जाती है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट अब कैसे बनता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्शिएबल बाई लॉ। एग्रीमेंट क्या हो फ्रेंड्स, एनफोर्शिएबल बाई लॉ हो तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर ये अद्भुत वर्ड आ गया हमारे सामने, एनफोर्शिएबल बाई लॉ। जरा इस पे चर्चा कीजिए ना, जरा ये बताइए ना सर एनफोर्शिएबल बाई लॉ क्या होता है। बिल्कुल बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं एनफोर्शिएबल बाई लॉ क्या होता है। एनफोर्शिएबल बाई लॉ होता है ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ अच्छा माने, जिसको लॉ वैलिड माने, जिसको लॉ बोले कि हाँ भाई इस एग्रीमेंट को हम देखेंगे, इस एग्रीमेंट को लॉ अच्छा मानता है, इस एग्रीमेंट को कोर्ट जो है, इस एग्रीमेंट को कोर्ट कंसीडर करता है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉ बोलता है नहीं यार ये तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुमने ऐसा एग्रीमेंट कर ही कैसे लिया। तो ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ बोलता है कि हाँ भाई ऐसे एग्रीमेंट लॉ में वैलिड है इसलिए हम इनको देखते हैं। तो जो एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जो लॉ की आईज में, कानून की आंखों में, नजरों में अच्छे होते हैं, किसी खराब काम के लिए नहीं होते, वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको क्या दिया, प्रपोजल दिया। मैंने आपको कहा कि क्या आप 50 रुपीज में पेन परचेज करोगे क्या, और आपने कहा यस सर वी विल बाय दिस पेन फॉर 50 रुपीज। तो प्रपोजल पे जैसे ही आपने ऑफर दिया वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में क्या हो फ्रेंड्स, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या, आपने जो मुझे 50 रुपीज देने का वादा किया, और आपके लिए क्या, जो मैं ये आपको पेन दूंगा। तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन है तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब बेटा आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। नहीं सर हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। बेटा कर दिया आपने, बाद में जो है वो ये पेन खरीदने से मना कर दिया। मैं क्या आप पे कोर्ट में जाकर केस कर सकता हूं क्या, क्या कोई अपन ने गलत काम को करने के लिए एग्रीमेंट किया है क्या, ये तो अच्छा काम है, पेन की तो सेल और परचेज हो ही सकती है। तो हाँ बिल्कुल एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। लॉ बोलता है कि कोई बात नहीं ये एग्रीमेंट अच्छे काम के लिए, इसको हम देखेंगे। तो जो एग्रीमेंट अपन ने किया वो अच्छे काम के लिए था, वही एनफोर्सेबल बाय लॉ, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल फ्रेंड्स और देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। हाँ सर बिल्कुल दीजिए ना। बेटा एक बंदा है जिसका नाम है जय, एक बंदा है जिसका नाम है वीरू, ठीक है, और एक बंदी है जिसका नाम है बसंती। क्या है, बसंती। चलिए अब क्या हुआ, जय की जो है वो बेटा क्या हो रहा है, जय की जो है वो बसंती से शादी हो रही है। जय की बसंती से क्या हो रही है, शादी हो रही है। वीरू को ये बात पसंद नहीं आई, वीरू को ये बात पसंद नहीं आई। वीरू दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, वीरू दौड़ा दौड़ा गया गब्बर के पास गया। वीरू दौड़ा दौड़ा कहां गया, गब्बर के पास गया। गब्बर को वीरू बोलता है, वीरू 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 ने गब्बर को क्या दिया फ्रेंड्स, प्रपोजल दिया। प्रपोजल दिया कि तू जय और बसंती की शादी रुकवा दे, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, मैं तुझे पूरे 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 5 करोड़ रुपए दूंगा। वीरू ने क्या दिया, वीरू ने गब्बर को क्या दिया, प्रपोजल दिया कि तू बसंती की शादी रुकवा दे तो मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा। और गब्बर ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंड्स। तो प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हुआ वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स, प्रॉमिस बन गया। और प्रॉमिस में कंसीडरेशन हो, गब्बर के लिए कंसीडरेशन क्या है, जो वीरू उसको 5 करोड़ रुपए देगा, और वीरू के लिए कंसीडरेशन क्या है, गब्बर बदले में जो जय और बसंती की शादी कर रुकवाएगा। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन वो क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन फ्रेंड्स एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्शिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट यदि एनफोर्शिएबल बाय लॉ। अब गब्बर पैसे लेकर भाग गया और जैन ने बसंती के साथ 7 फेरे ले लिए। अब जो है, अब बेटा दौड़ा दौड़ा वीरू जा रहा है कोर्ट में कि मैंने जो है वो गब्बर के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था, इसने मेरे साथ धोखा किया। कोर्ट बोलेगा पहले तो जरा आप आइए साइड में, आपने ऐसा एग्रीमेंट किया ही कैसे, क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, क्या वो एग्रीमेंट लॉ वैलिड मानता है, नहीं मानता है। तो बेटा वही एग्रीमेंट जो क्या हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जो लॉ की आईज में वैलिड हो, लॉ की आंखों में अच्छे हो, ओनली वही क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।
चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं। मैं कहता हूं क्या आप मेरा फोन 50,000 रुपए में खरीदोगे क्या? आपने कहा सर बिल्कुल, आपका फोन 50,000 में तो क्या, आपका फोन तो हम 5 लाख रुपए में भी खरीद सकते हैं। मुझे पता है बेटा, आप मेरा फोन 5 लाख रुपए में भी खरीद सकते हो। मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उसको यस एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या बन गया? वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कंसीडरेशन है या नहीं है? मेरे को जो आप 50,000 रुपए दोगे वो मेरे लिए कंसीडरेशन है, मेरा फोन आपके लिए कंसीडरेशन है। तो बताओ प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या हो गया फ्रेंड्स? एग्रीमेंट। अब आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं आपको फोन नहीं दूं, क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट, इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हो क्या? क्या लॉ में जाकर, क्या कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट अच्छे काम के लिए। तो जो अच्छे काम के लिए होता है वही एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, और इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो 1.2 पर जो जो बातें लिखी गई है ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको लिखाया है उसी में ये सारी बातें जो है वो आ गई है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, सारी बातें फ्रेंड्स 1.2 पे और 1.3 पे जो आपको डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से पहले 1.3 से पहले आपको जो मैंने लिखाया है वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए, आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स 1.3 पे, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, दोस्तों अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हम, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स 4 डिफरेंस आपको दिए हुए हैं। जब भी आपके सामने दोस्तों डिफरेंस आ जाए तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर जरूर लिख के आना है। आप यदि बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना, फिर एग्रीमेंट एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखना। फ्रेंड्स बताइए एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए एग्रीमेंट अपन ने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसी प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस जिसमें क्या हो, जिसमें कंसीडरेशन हो। अपन ने डेफिनेशन अभी देखी थी, प्रॉमिस जिसमें क्या हो, प्रॉमिस जिसमें बताओ क्या हो, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, वही बताओ आपका क्या होता है फ्रेंड्स? एग्रीमेंट होता है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट अपन ने क्या देखा था, एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वही क्या बनता है फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपका मीनिंग का दिया हुआ है। देखिए एग्रीमेंट का मीनिंग प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन हो वो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आ जाइए, अब अगला टॉपिक क्या है, स्कोप। स्कोप में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। सर ये क्या बोल दिया, ये बोल रहा है ये एग्रीमेंट वाइडर होता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं नैरो होता है। बेटा देखिए, जय और मैंने आपको बताया था यहां पर मिस्टर वीरू ने गब्बर के साथ में जो क्या बताओ क्या किया था, जो चीज करी थी वो एग्रीमेंट तो बन गई थी लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी थी। तो आप बताइए कोई जो आपका इलीगल चीज है, इलीगल काम को करने का हो या लीगल काम को करने का हो, सारे के सारे जो है वो आपके एग्रीमेंट तो बन जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं जो लीगल, यानी ये स्कोप में क्या हो गए फ्रेंड्स? नैरो हो गए, ये साइज में कम हो गए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं क्या होते हैं? सोशल एग्रीमेंट होते हैं। जैसे आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि मेरे आज बर्थडे है तो आपको आना है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस है, ठीक है, वो एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट केवल वही एग्रीमेंट बनते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, कुछ यानी लिमिटेड एग्रीमेंट ही क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बताइए साइज में क्या हो गए? कम हो गए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेंड्स जो स्कोप होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। और एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है फ्रेंड्स वो बताओ क्या होता है? वाइड होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट का स्कोप जो है वो वाइडर हो गया और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो क्या हो गया? नैरो हो गया। बिल्कुल सर। चलिए लीगल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, जैसे मान लीजिए सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, वीरू और गब्बर के बीच में क्या था? एग्रीमेंट था, क्योंकि कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर रही थी फ्रेंड्स, कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर रही थी क्योंकि वो अच्छे कामों के लिए नहीं है। तो बताओ क्या एग्रीमेंट से पार्टीज पर कोई ऑब्लिगेशन आता है क्या? क्या वीरू और गब्बर एक दूसरे के लिए बाइंड है क्या? सिर्फ एग्रीमेंट है तो नहीं बेटा। एग्रीमेंट बताइए पार्टीज पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि भाई लॉ बोलता है कि ये तो हम मानेंगे नहीं है, वैलिड ही नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अपन ने फोन बेचने का जो अपन ने किया था वो कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पर अपन एक दूसरे के लिए बाइंड है, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ है, वो यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है तो पार्टीज पर कोई राइट्स और ऑब्लिगेशन फ्रेंड्स क्रिएट
नहीं करता है। तो देखिए लीगल ऑब्लिगेशन में लिखा हुआ है इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। और लास्ट में फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट, एग्रीमेंट देखिए यहां पर एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यानी कि बताओ जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते, जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं सारे एग्रीमेंट्स क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो एग्रीमेंट भी और एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली बताओ क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। इसी तरह से देखिए बेटा, एक दादाजी बताओ पापा जी होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। दादाजी पापा जी होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन हर पापा जी दादाजी थोड़ी होता है, हर पापा जी दोस्तों दादाजी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। तो वैसे ही आप देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनता है जब उसमें क्या हो, एग्रीमेंट हो। यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं। बट ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, केवल वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन पेज नंबर 1.5 1.4 पे। अगला टॉपिक है हमारा असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स आपके सामने आपको दिख गया होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दें, पेज नंबर 1.4 पे अपने को अगला टॉपिक पढ़ना है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक टेबल के जरिए ये एसेंशियल एलिमेंट्स इन्होंने बता रखे हैं और फिर बाद में इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो देखिए अपन जो है वो सबसे पहले डिटेल से ही शुरू कर देते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए। नंबर 1 आप फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले है टू पार्टीज। टू पार्टीज आप खुद सोचिए, एक अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कम से कम क्या होने चाहिए, दो पार्टीज के बीच में तो होना ही होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए फ्रेंड्स। हाँ ये बात है कि पार्टी कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो, पार्टी कोई जरूरी नहीं क्या हो, नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो फ्रेंड्स। पार्टी जो है वो बताओ क्या होती है, पार्टी आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है, जैसे कोई कंपनी हो सकती है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है फ्रेंड्स। कैसे, जैसे आपने मित्तल कॉमर्स क्लासेस एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड से आपने ऑनलाइन कोचिंग ली, तो हमसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो बताइए एक पार्टी एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड है और एक पार्टी आप हो, आप नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो बट एमसीसी नेचुरल बॉन्ड पर्सन नहीं है। तो पार्टी कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है। लॉ जैसे कंपनीज का, यूनिवर्सिटी का, इनका लीगल एग्जिस्टेंस है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है वो नेचुरल बॉन्ड पर्सन ही हो, वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी भी हो सकती है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट दो पार्टीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है, एक पार्टी जो ऑफर देती है और दूसरा जो ऑफर एक्सेप्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई जरूरी नहीं नेचुरल बॉन्ड पर्सन हो, उसके साथ साथ में ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनका अपना कोई लीगल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कंपनीज और यूनिवर्सिटी का होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए दिया हुआ है कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि यदि सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, जैसे एक सेलर हो गया और एक क्या हो गया, बायर हो गया, मतलब दो पार्टीज होनी चाहिए। और एक केस लो, क्योंकि एक बंदा खुद का गुड्स जो है वो कभी भी परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, तो भी ऑब्वियस सी बात है एक सेलर होगा और एक क्या होगा, बायर होगा। आपने भी एमसीसी से जब ऑनलाइन कोचिंग लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आपने जो है वो, हालांकि आपने सर्विसेज लिए तो आप एमसीसी हो गया सेलर और आप हो गए बायर, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। अब एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, एक केस लो दिया हुआ है, देखिए उस केस लो को आप ध्यान रखेंगे, गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक पार्टनरशिप फर्म थी, क्या थी, पार्टनरशिप फर्म थी। मान लीजिए चार भाई हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, कौन कौन, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब बेटा पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो फर्म की जो असेट्स इन चारों भाइयों में बढ़ती है, फर्म की असेट्स इन चारों भाइयों में बढ़ती है। अभी सेल टैक्स ऑफिसर क्या बोल रहा है कि भाई फर्म की असेट्स जो है वो पार्टनर में बंट गई,
तो एक पर्सन ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम तो ये सेल हो गई, ये सेल टैक्स लगाएंगे उस पे। तो आप खुद सोचिए क्या सेल टैक्स लगेगा क्या। फार्म और पार्टनर हम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे, सेपरेट नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो वहां पर तो एक ही पार्टी हुई ना कि भाई फार्म के डिसोल्यूशन पे कोई भी एसेट यदि पार्टनर को जाती है तो वो पहले भी उन्हीं की थी, अब भी उन्हीं की है, दो पार्टीज नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फार्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर और फर्म दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक ही होते हैं। तो वहां पर किसी भी तरह का कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ये इस केस में बताया हुआ है। ओके सर, अब चलिए दूसरा अपन फ्रेंड्स देखने जाते हैं। दूसरा दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज का इरादा क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। फ्रेंड्स पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। कोई सोशल एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, कोई सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं तो वो एग्रीमेंट्स लॉ की आइज में वैलिड नहीं होते। हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इरादा होना चाहिए। आपके कोई घर के कॉन्ट्रैक्ट हैं डोमेस्टिक टाइप के, सोशल टाइप के, वो एग्रीमेंट्स कभी भी वैलिड नहीं होंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोस्तों आपकी पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरे एक बचपन की दोस्त है, आपने नाम सुना होगा उसका, उसका नाम है फ्रेंड्स श्रद्धा कपूर। और मैंने अपने बर्थडे पर श्रद्धा कपूर को इनवाइट किया। उसने कहा मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे बर्थडे पर। और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैंने पार्टी में स्पेशल अरेंजमेंट किए। मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आई ही नहीं। अब मैं उस पर केस करने जा रहा हूं कि उसने प्रॉमिस किया था मुझसे, वो नहीं आई, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, तो मुझे डैमेजेस चाहिए उससे। क्या फ्रेंड्स मैं उससे डैमेजेस मांग सकता हूं क्या, नहीं मांग सकता, क्योंकि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे अभी हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था श्रद्धा जी से, जहां पर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्रिएट करने का इरादा होता है पार्टीज का, वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, वो नहीं होना चाहिए। पार्टीज का इरादा जो है वो एक सोशल लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। एक फादर ने अपने बेटे को कहा बेटा मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलाऊंगा यदि तुम सीए के एग्जाम में क्या करोगे, सीए का एग्जाम तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे। और बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में वो पढ़ने आया और बहुत जमकर उसने मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ऑल इंडिया रैंक जो है वो बच्चा क्या हो गया, सीए के एग्जाम में पास हो गया। अब पिताजी पे केस कर रहा है कि भैया मुझे गाड़ी दिलाओ, पिताजी आपने कहा था कि आपको गाड़ी दिलाऊंगा यदि पास हो जाओगे, मैं तो एआईआर ले आया, अब मुझे गाड़ी दिलाओ। क्या पिताजी उसको गाड़ी दिलाने के लिए बाउंड है क्या, नहीं है बेटा, क्योंकि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो अपने इंडिया में वैलिड नहीं माने जाते हैं। अच्छा सर, हाँ बेटा। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल का नाम क्या है, एक केस हुआ था, उस केस का नाम है देखिए बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में क्या हुआ था दोस्तों, एक हस्बैंड ने अपनी धर्मपत्नी को कहा, अपनी वाइफ को कहा कि जब तक मैं अब्रॉड रहूंगा, जब तक मैं क्या रहूंगा, अब्रॉड रहूंगा, जब तक मैं विदेशों में रहूंगा, तुम्हें एवरी मंथ हर महीने कुछ मेंटेनेंस दूंगा, हर महीने तुम्हें कुछ पैसा मैं जो दूंगा, तुम उससे जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेना, घर का खर्चा तुम निकाल लेना। बाद में जो है वो हस्बैंड जो है वो नहीं दे पाया, जो उसने अमाउंट प्रॉमिस किया था वो नहीं दे पाया। वाइफ ने बताओ उस पर क्या किया, उस अमाउंट की रिकवरी के लिए केस किया। क्या वाइफ बताओ रिकवर कर पाएगी क्या, नहीं बेटा, वाइफ रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये भी उनका बताओ क्या था, सोशल एग्रीमेंट का, घर के मामले थे। यहां पर उनका जो इरादा था वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं था। तो फ्रेंड्स बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा था कि मैं तुम्हें हर महीने क्या करूंगा, हर महीने मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिससे तुम अपना कुछ खर्चा वर्चा चलाने ना, जब तक मैं अब्रोड हूं। बाद में हस्बैंड ने नहीं दिया, धर्मपत्नी बेहद नाराज हो गई उससे, धर्मपत्नी उस पर केस करना चाहती है। क्या उसको कोई रेमेडी मिलेगी, नहीं, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है। तो फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज का इरादा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। कोई भी सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट जो होता है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और एक बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस दिया हुआ है। हाँ सर, अब देखिए थर्ड एक बार छोड़ दीजिए, अपन पहले क्या चलते हैं, पहले अपन फोर्थ में चलते हैं, फिर फिफ्थ, उसके बाद में थर्ड पर लौट कर अपन जरूर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है
कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेनिटी है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में यदि अनसर्टेनिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए ना। बिल्कुल बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है दोस्तों, मेरे पास जो है वो गाड़ियों का जो है वो बहुत बढ़िया कलेक्शन है। मेरे पास मारुति 800 भी है, मेरे पास होंडा सिटी भी है, और मेरे पास जो है, मेरे पास BMW भी है, मेरे पास जो है, मेरे पास ऑडी भी है, और मेरे पास लैम्बोर्गिनी भी है। मेरे पास कई सारी गाड़ियां बेटा। ये 5 गाड़ियां मेरे जो है वो क्या है, मेरे गैराज में है। अच्छा सर, ये सारी गाड़ियां आपके पास है? बिल्कुल बेटा, आपकी दया है, ये सारी गाड़ियां मेरे पास है। चलिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की बात करते हैं अपन। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने कहा, आपने क्या कहा, आपने दोस्तों कहा कि सर आप हमें आप अपनी गाड़ी बेच देंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल बेच देंगे। आपने कहा सर कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं आपसे कितना लूंगा, मैं आपसे जो है वो 5 लाख रुपए में मैं आपको अपनी कार बेच दूंगा। आपने कहा अच्छा सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बाद में जब मैंने गाड़ी देने की बारी आई तो मैं आपको अपनी मारुति 800 दे रहा हूँ पुरानी, और आप बोल रहे हो नहीं सर, हमने सोचा आप तो अपनी लैम्बोर्गिनी दोगे। अरे भैया, बाद में जो है वो दोनों पार्टीज में मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया। आप जो है वो कोर्ट में जा रहे हो कि भैया जो है वो सर ने देखो हमारे साथ धोखा कर दिया, हमने सोचा था लैम्बोर्गिनी देंगे लेकिन सर तो 800 दे रहे हैं। लॉ बोलता हमें क्या पता तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमें क्या पता तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम कैसे पता चले, हमें हमें कैसा पता चले कि तुमने कौन सी गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर सर्टेनिटी भी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, नोट वेग और इनडेफिनिट। नोट वेग और इनडेफिनिट का मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। वो वेग वेग मतलब ऐसा भ्रम पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल क्या करूंगा, सेल करूंगा। अभी बाद में ए बोलता है लो भैया नारियल का तेल, बी बोलता नहीं 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 मैं नारियल का तेल नहीं लूंगा, मैंने तो सोचा था तुम मुझे आलमंड का ऑयल दोगे। अभी लो बोलता हमें क्या पता भैया तुमने कौन से ऑयल बेचने का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सर्टेनिटी नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ए ने बी को कहा है मैं तुम्हें ऑयल सेल करूंगा 100 ऑयल, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है कि किस तरह का ऑयल जो है वो सेल और परचेज करने की बात की जा रही है। इसलिए दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, कभी भी फ्रेंड्स वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा सर, हाँ बेटा। चलिए दोस्तों अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अपना 5वां टॉपिक है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेटा पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। सर एक एग्जांपल दीजिए ना बेटा। बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आपके लॉ रिपोर्टिंग के पेपर में 110 नंबर दिलाऊंगा, 100 में से 110 दिलाऊंगा। अभी बताओ क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स एग्रीमेंट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। बेटा मिस्टर जय ने कहा किससे, बसंती से कहा तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। बताओ क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए फ्रेंड। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स को कहा, किसने कहा, मिस्टर वाई ने कहा। मिस्टर वाई ने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा यदि तुम आधे घंटे के अंदर दिल्ली से बॉम्बे दौड़कर दिखा दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आधे घंटे में क्या कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान क्या बताओ भाग करके दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है क्या? नहीं, इसलिए वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एग्रीमेंट कैपेबल टू परफॉर्म होना चाहिए। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल काम को करने के लिए उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि ए बोल रहा है किसको, बी को, तुम मुझे कुछ पैसे दो और मैं अपने जादू से, मैं अपने मैजिक से कुछ ट्रेजर मैं कुछ खजाना ढूंढ के दिखा दूंगा। क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्स कराया जा सकता है? क्या केस किया जा सकता है कोर्ट में? नहीं, क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। ये एग्रीमेंट पॉसिबल टू परफॉर्म दोस्तों
नहीं है। अच्छा सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, आज अपन 5 ही क्या पढ़ेंगे, अपना ये एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। पहला अपन ने पढ़ लिया, 2 पार्टीज होनी चाहिए दोस्तों, 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, और पार्टीज का इरादा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ अपन ने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए, फिर पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, और थर्ड एक बार देख लेते हैं, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। ये क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर दोस्तों हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज हमको कंप्लाई करनी होती है कुछ केसेस में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेंड्स क्या माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वैलिड नहीं माने जाते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो रिटर्न में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। मान लीजिए मेरे को मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, मैंने किसी से ऑरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लॉ बोलता है कि नहीं भैया इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न में होना चाहिए। तो 2 पार्टीज हैं, मतलब सब कुछ है, सर्टेनिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो राइटिंग में नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए। तो अदर फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है, कुछ सर्टेन केस में लॉ कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट और डाल देता है, तो वो वाला रिक्वायरमेंट भी हमको पूरा करना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में वो रिटर्न में लॉ में लिखा हो रिटर्न में होना चाहिए, तो रिटर्न में नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे कि फ्रेंड्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लैंड और बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो बताओ क्या होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। मैंने आपको लैंड बेची, तो बताओ आप उसको रजिस्टर करवाओगे या नहीं करवाओगे अपने लॉ अपने नाम से, बिल्कुल कराओगे, तभी वो वैलिड होगा, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड करवाने चाहिए। इसलिए कुछ केसेस में लोग जो सर्टेन उसने क्या लगा रखी है, आपके कंप्लाइंस फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी लगा रखी है कंप्लाइंस के लिए, वो फॉर्मेलिटी भी आप पूरी करोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तो वो राइटिंग में होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो वो बिल्कुल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आई होप आपको एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। फ्रेंड्स आज अपन ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्या आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कैसे बनता है, क्या तुम्हें याद है। हाँ सर हमें याद है। अच्छा सर, अच्छा बेटा क्या याद है तुम्हें। देखिए सबसे पहले क्या आता है, प्रपोजल आता है, प्रपोजल और ऑफर आता है। फिर प्रपोजल और ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। मैं आपको बोलता हूँ ये पेन खरीदोगे क्या 50 रुपए में, आपने कहा सर बिल्कुल खरीदेंगे, वो प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो, आपके लिए क्या है कंसिडरेशन, पेन, मेरे लिए क्या है 50 रुपीज। तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अच्छे कामों को करने के लिए हो यानी इनफोर्शिएबल बाय लॉ हो तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हाँ सर चलिए, और दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले मीनिंग में क्या आया था, प्रॉमिस में क्या हो, कंसिडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप, बेटा एग्रीमेंट तो बहुत सारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो लिमिटेड ही होते हैं ना, क्यों, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइज में कम होते हैं, इसलिए वो नैरो होते हैं। लेकिन एग्रीमेंट में तो सारे ही आ जाते हैं, लीगल इलीगल सोशल एग्रीमेंट। जैसे यही श्रद्धा कपूर को जो पार्टी में इनवाइट किया था वो सोशल एग्रीमेंट है, तो चाहे लीगल सोशल सारे ही आ जाते हैं ना एग्रीमेंट में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं सोशल, लेकिन एग्रीमेंट तो होते हैं, इसलिए उनका स्कोप वाइड होता है। लीगल ऑब्लिगेशन सिर्फ क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। जैसे श्रद्धा जी से हमारा सिर्फ क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो बताओ वो क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टी पे, नहीं, पार्टी उसको मना भी कर सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो पार्टीज पर फ्रेंड्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। और बेटा क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो, बट ध्यान रहे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो तभी बनेगा जब वो पहले कभी क्या रहा हो, एग्रीमेंट्स रहा हो। इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एसेंशियल एलिमेंट्स में अपन ने दोस्तों 5 पॉइंट्स देखे। 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ पार्टीज कोई जरूरी नहीं नेचुरल बोर्न पर्सन हो, वो कंपनीज यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। चलिए दूसरा, पार्टीज का इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, जैसे खाने पीने पर अपन ने किसी को बुलाया, चलिए किसी को बर्थडे पार्टी पर बुलाया अपन ने, ठीक है, जैसे एक हस्बैंड बोल रहा है अपनी वाइफ को कि मैं जब तक अब्रॉड में हूं तब तक तुम्हें इतने पैसे भेजता रहूंगा, वो भी घर का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, वो वैलिड नहीं होगा।
कुछ केसेज में जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी होती है, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो वो वहां पर वो भी होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास 50 गाड़ी है, पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी की सेल परचेज अपन कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। 100 में से 110 मार्क्स दिला सकता हूं क्या मैं? नहीं। क्या आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली दौड़कर कोई पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जादू से खजाना ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होते हैं। इसलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो पॉसिबल टू परफॉर्म भी होना चाहिए। और दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप गाइज यू एंजॉयड माय लेक्चर। आप सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।